वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 352 यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इंडियन ज्योग्राफी जो चल रहा था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हर दिन लाभ उठाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओजोन जो है ना, ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। जलवाष्प जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है या देता है। वायुमंडल में धूल कण जो होते हैं ना, वो आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। बताइए। देखिए, थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी होगी तो पहला तो आपको लग रहा होगा पढ़ते ही कि हाँ भाई करेक्ट हो सकता है। क्या जलवाष्प ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है पृथ्वी को? बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। और वायुमंडल में धूल कण जो होते हैं वो आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है या करता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों एग्जैक्ट करेक्ट हैं। ये एनसीईआरटी से उठाए गए स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ स्टेटमेंट है, एक दो हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य और पश्चिमी एशिया से पूर्व की ओर बहने वाली पवनों को जेट प्रवाह कहा जाता है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है। पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं और भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना भारत, प्यारा भारत। तो इस साइड से प्रवेश करते हैं ये। ठीक है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इतना करेक्ट है। लेकिन ये बनते कहाँ पे हैं? ये भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होते, ये तो इधर उत्पन्न होते हैं ना, मेडिटेरियन सी में। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में, ना कि भूमध्य रेखा पर। तो बात करें जेट प्रवाह की, तो जेट प्रवाह धरातल से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ठीक है, अब देखिए, ये पवनें जो हैं तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। जेट प्रवाह तिब्बत पठार उच्च भूमि के कारण दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा जो है तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो भारतीय महाद्वीप में शीतकाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं ये, और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। और जब ये आते हैं तो पश्चिमी भारत में जो है वर्षा होती है सर्दियों में। वो ये जो वर्षा होती है वो गेहूं की यानी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहा जाता है, किस दिशा की ओर खिसकती है? अगर एक दो दिन पहले का आपने टेस्ट देखा होगा, शायद कल के में ही था, ये उत्तर की दिशा की तरफ खिसकती है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। यहाँ प्रश्न बना दिया, उस पर एक्सप्लेनेशन में था। तो ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पूछा जाता है कि उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है ITCZ या निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है? तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। चलिए, एक इंडियन ज्योग्राफी में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया। एल नीनो से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। लेकिन ये भारतीय जलवायु को भी तो प्रभावित करता है, इसलिए पूछ लिया प्रश्न। एल नीनो के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, यह पेरू के तट पर निकट भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धारा का विस्तार है। गर्म, इसके परिणाम स्वरूप प्लवक की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है।
चूँकि गर्म जलधारा है, ठीक है, तो प्लवों की मात्रा को घटाता है ये। और चूँकि प्लवक अगर घट जाएंगे, उनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो मछलियों की संख्या तो घट जाएगी ना, बढ़ेगी थोड़ी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। इसमें महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। ये पेरू के तट पर निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एल नीनो के परिणाम स्वरूप प्लवक की मात्रा में कमी होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा समुद्री जल के वाष्पन में भी अनियमितता आ जाती है और भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करते हैं? दाब, प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, घर्षण बल। पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करेगा बिल्कुल कोरियोलिस बल। केवल 2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो पहले को एलिमिनेट करो, क्योंकि अपने को 2 प्राप्त करना है सबसे पहले, तो 2 जहाँ होगा उसी का उत्तर सही होगा। दाब, प्रवणता भी है, घर्षण बल भी है, डी हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो उपर्युक्त तीनों बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल हैं। कौन कौन से? दाब, प्रवणता बल, कोरियोलिस बल और घर्षण बल। नंबर 6 पर आ जाइए। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में रबी की फसल के लिए हानिकारक होता है। हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। उत्तरी भारत के मैदानों में शीत लहर के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? अभी बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ये सही है। उत्तर भारत के मैदानों में शीत लहर इसी की वजह से आती है। दूसरा तीसरा दोनों के सही हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चक्रवात जो है, चक्रवात है एक तरह से ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचता है, ठीक है। इंडिया रहा यहाँ, इधर की तरफ ही तो है ना सब, अफ़गानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान हो गया, फिर और पीछे की तरफ इधर ही है ना मेडिटेरियन, इधर मिडिल ईस्ट के कंट्री हो गए, तो यहाँ से उठ के ये पार करता है ईरान, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, फिर भारत के ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पहुँचता है। अब देखिए ये क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, लाभदायक होती है। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है और उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, सर्दियों में तमिलनाडु में जो तमिलनाडु में वर्षा होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? उसके लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है? नहीं, उसके लिए उत्तरदायी है लौटता हुआ मानसून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु का विशेष अभिलक्षण है या विशेषता है? बताइए। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु और मानसूनी जलवायु। पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण मानसूनी जलवायु की विशेषता है। तो देखिए मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा से जो है दोनों ही दिशा में, यह है अपना पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच जाती है 0 डिग्री, यह है इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी कह लो उसको। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में भी, इस गोलार्ध में भी और नीचे भी, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा से दोनों ओर पाई जाती है, दोनों दिशा में 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच। कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक पवन पेटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसी पवन पेटी में मौसम के अनुसार खिसकाव होता है, ठीक है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत 6 मास तक पवनें सागर से स्थल की ओर तथा फिर पुनः 6 मास तक स्थल से सागर की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, देखते हैं कितने स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट हैं और बताना कि 2 में से कितने करेक्ट हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर
मानसून की अवधि बढ़ती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। जल्दी से मैप बना के समझ लेते हैं इसको। यहाँ होता है केरल। केरल पर 1 जून को जो है मानसून का प्रस्फुटन होता है, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पूरे भारत में चलता है, ठीक है, पूरे भारत में फैलता है। तो अधिकतर दक्षिणी भारत में जो है मानसून रहता है। उसके बाद जैसे ये उत्तर की तरफ बढ़ता है तो इसकी अवधि जो है वो घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और उत्तर भारत के मैदानों में अगर हम, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मानसून की अवधि घटती जाती है। अगर हमको पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो मानसून की अवधि बढ़ती जाती है। अब यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है। पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की जा रहे हैं तो अवधि घटेगी, और पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो अवधि बढ़ेगी। यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर यानी नीचे वाला, तो अवधि घटेगी ना बढ़ेगी थोड़ी। गलत है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो पहला गलत है क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा भी गलत है क्योंकि उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान में मानसून का प्रवाह जो है पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। मानसून जो है अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर भारी मात्रा में वर्षा करता है, यानी वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा कर देगा। फिर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, इसकी आर्द्रता में कमी आती जाएगी, ह्रास होता जाएगा। जब आर्द्रता ही नहीं बचेगी तो वर्षा कैसे कराएगा। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर या बढ़ते हुए मानसूनी पवनों से जो है वर्षा में कमी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए पूर्वी जेट प्रवाह जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता, प्रवाह का प्रभाव एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। असम तथा पश्चिम बंगाल में वैशाख माह में चलने वाली विनाशकारी पवनों को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। लू तो उत्तर भारत के मैदानों में चलती हैं गर्म हवाएं, पश्चिमी प्रवाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ तो है, चिनूक का अलग फंडा है, ठीक है। काल बैसाखी बोलते हैं इसको, सी है इसका आंसर। तो असम तथा पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें भयंकर व विनाशकारी होती हैं। इन पवनों को जो है काल वैशाखी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, काल वैशाखी। इन्हें वैसाख के महीने में आने वाली तबाही भी कहा जाता है। असम में इन्हें वारदोली छीड़ा कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें भयंकर और विनाशकारी होती हैं। इन पवनों को ही कहा जाता है काल वैशाखी। इन्हें वैशाख के महीने में आने वाली तबाही भी कहा जाता है। असम में इन्हें वारदोली छीड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, वो भी कुछ गिनी चुनी। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है, वर्षा की ऋतु में तमिलनाडु का जो तट है वो शुष्क रह जाता है क्योंकि यह मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, पहला स्टेटमेंट है। और यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एग्जैक्ट, सी है इसका आंसर। इसको लेकर यूपीएससी 2 बार प्रश्न कर चुकी है पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। देखिए तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने वाली मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। अतः ये पवनें तमिलनाडु तट के समानांतर गुजरते हुए पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण व दक्षिण पूर्व की दिशा से प्रवेश करती हैं। तमिलनाडु जो है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की मानसून पवनें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, ठीक है, पश्चिमी ढालों या ढलानों पर
400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्व में नाममात्र की वर्षा होती है। और तमिलनाडु की स्थिति क्या है, आपने मैप देखा होगा तो पता होगी आपको। ठीक है, तो अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है इसमें, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है ना पूरे भारत में फिर घूम कर आता है, तो उससे वर्षा होती है इसमें सर्दियों के महीने में, अक्टूबर नवंबर में। तो ये 15 प्रश्न ऐड किए गए थे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे जलवायु को। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद।